ब्लडी वैम्पायर लव एपिसोड 2। सुबह तो हो गई थी मगर सूरज की रोशनी इस वक्त रात में चांद की किरण लग रही थी। नॉर्वे मुल्क में ऐसा ही होता था। न जाने वो दुनिया के इस कोने में क्यों रहता था, शायद सूरज के सामने नहीं जा सकता था। माइकल शावर लेकर बाहर निकला तो अभी तक बेहोश पड़ी थी। माइकल हैरान हुआ, अभी तक ये होश में नहीं आई। इसने तौलिए की एक साइड से बालों को सहलाया। वो इस टाइम सिर्फ ब्लैक जीन्स में था। इसकी बॉडी नुमाया थी और शावर लेने की वजह से तो कुछ ज़्यादा ही होती थी। इसने शानों पर तौलिया लटकाते इस लड़की के पास आया। कहीं मरवर तो नहीं गई? अगर ऐसा है तो फिर मुझे खून पी लेना चाहिए। कल से पागल कर रखा है इस पागल बिल्ली ने। माइकल ने चेहरा इसके चेहरे की मुकाबले करके कहा और फिर लबों का रुख इसकी गर्दन की तरफ किया, मगर इसके गीले बालों की बूंदें इसने अपने चेहरे पर महसूस की तो झट से आंखें खोल लीं। मगर सामने किसी अनजान शख्स को खुद पर झुके देख यही समझा कि यह लड़का वही होगा जिसने मेरा रेप करना चाहा, और बेसाख्ता इसको धक्का देते वक्त एक सर्द थप्पड़ इस लड़की ने माइकल के चेहरे पर मारा। माइकल का चेहरा दूसरी तरफ झटका था। इसका तौलिया नीचे फर्श पर जा गिरा। इसको शदीद नागवार महसूस हुआ कि किसी इंसान ने इसको थप्पड़ मारा। इसने पल भर में अपनी आंखें बदली थीं और मुट्ठी भींच दी। तुम कौन हो? और मैं तो यहाँ से चली गई थी, तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कमरे की दीवार के साथ वही वाइन्स का ढेर देखकर इसने जगह पहचान ली। माइकल ने अपनी आंखों को फिर से स्याह किया और एक ही झटके से इसको कंधों से पकड़कर बेड पर लिटा दिया, जबकि उसके चेहरे पर झुकता इसको खौफ दे रहा था। कल रात अगर मैं ना तुम्हें इन लड़कों से सेव करता तो तुम्हारे रेपिस्ट बने होते। माइकल ने अपनी उंगलियां इसकी कंधे पर गाड़ी तो इसे सिसकी भरी, वैसे कितना अच्छा होता अगर इनकी जगह मैं ये काम करता। माइकल के चेहरे पर ही नज़र ही थी, मगर इसकी बात सुनते इसकी नज़र इसके बगैर शर्ट पे मौजूद होने पर खुद की जान जाते महसूस किया। ऊपर से माइकल इसके होठों को फोकस करते इसे मज़ीद खौफ में मुब्तला कर रहा था। सॉरी प्लीज़, अगेन सॉरी, मुझे वापस घर जाना है। कपकपाते होठों का सहारा भी मुश्किल था। माइकल एक ही झटके से इससे दूर हुआ। नीचे चलो, तुम्हें घर छोड़ाऊँ। माइकल ने वो बात की थी जो वह कहना बिल्कुल भी नहीं चाहता था, मगर क्यों इसने कह भी दी थी। आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं खुद चली जाऊंगी, इसने बेड से उतर के कहा तो माइकल ने गुस्सा किया। देखो लड़की, एक तो तुम मेरे घर पर बगैर मेरी इजाज़त के घुसी थी और ऊपर से तुमने मुझे धक्के के साथ थप्पड़ भी मारा जिसका तुम्हें असाला भुगतना होगा। माइकल सोच से परे कह गया, और वो ये है कि तुम्हें घर छोड़ने के बाद तुम मुझे अपनी कभी शक्ल मत दिखाना, वरना मैं अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा। वो कहते बाहर चला गया। लड़की को अपने किए अमल पर शर्मिंदगी हुई। इसने बगैर सोचे समझे इसको थप्पड़ मारा था, मगर जो भी हो माइकल इस वक्त इसके करीब भी कुछ ज़्यादा ही था, और एक लड़की के लिए बर्दाश्त करना इज़्ज़त नफ्स पर हुर्फ है। माइकल ने खुद को न जाने कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया हुआ था। एक तो इस लड़की ने पागल कर रखा था और ऊपर से थप्पड़ मारना। माइकल को शदीद गुस्सा था, मगर वो इस लड़की को खुद से दूर रखना चाहता था, इसलिए ये सब जब्त कर गया। वो इंसानों से दूर रहना ही पसंद करता था। नीचे गाड़ी में बैठे वो इस लड़की का वेट कर रहा था। वो बिल्कुल खामोशी से रेड कलर की गाड़ी में आकर बैठी जो रेसिंग टाइप थी। इसकी फ्रंट बस पर ही सिर्फ दो सीट्स थी। वो खामोशी से गाड़ी चलाता वहाँ से चला गया। माइकल ने इसका नाम तक ना पूछा। वो हैरान थी कि नाम तो दूर, रास्ता भी नहीं पूछ रहा। आपने मेरी हेल्प की इसके लिए थैंक्स, और मैंने आपको थप्पड़ मारा इसके लिए अगेन सॉरी, इसने हाथ मसलते हुए कहा। तो माइकल ने कोई रिस्पॉन्स ना दिया। कितना अजीब इंसान है, लगता है मुंह में ज़ुबान ही नहीं, इसने दिल में कहा। तो माइकल जल्दी से गाड़ी का रुख मोड़ा। गाड़ी के इस तरह रुख बदलने पर वो डरी थी। तुम्हारा रास्ता यहीं तक था, अब मेरी गाड़ी से बाहर निकलो और कभी अपनी शक्ल मत लाना मेरे सामने। माइकल ने गाड़ी के दोनों साइड के डोर को खोला जो ऊपर की तरफ खुले। अगेन अगेन थैंक्स एंड ऑलवेज गुड बाय, वो जल्दी से कहती गाड़ी से बाहर निकली। और माइकल ने भी गाड़ी वहाँ से गायब की थी। मगर थोड़ी देर बाद इसने सड़क के दूसरी तरफ रुख किया तो एक कैफ़े नज़र आया जो इसकी मॉम का था। वो वहीं की तरफ चलने लगी, मगर फिर याद आया कि इसको कैसे पता कि मेरा घर है यहाँ पर है। इसने जल्दी से इस रास्ते की तरफ देखा जहाँ से वो गाड़ी लेकर चला गया था। न जाने कैसा इंसान है, अजीब मखलूक। खैर मुझे क्या शुक्र है मेरी जान तो बच गई, मगर बेचारे को फ्री में थप्पड़ मिल गया। चलो खैर है, मुझे क्या लगे, मगर मुझे अब दोबारा इन लड़कों से बचकर रहना पड़ेगा। पता नहीं इनका बॉस क्यों मेरे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। आखिर क्या चाहिए इसको मुझसे। वो खुद से बातें करती सड़क के दूसरी तरफ इस ओपन कैफ़े में आई। वो फिर शीशे का डोर खोलते वो अंदर चली गई। सामने इसकी मैम काउंटर पर बैठी ऑर्डर दे रही थी। ब्रेंडा कहाँ थी तुम कल रात? लीजा ने परेशानी से पूछा। मॉम मुझे कुछ नहीं हुआ, बस कल एक फ्रेंड मिल गई थी रास्ते में और हम वहीं इसके घर चली गई। लीजा ने एक नज़र बाहर डाली। मगर स्कूटी किधर है?
ब्रेंडा हैरान हुई कि मैं अब क्या जवाब दूँ, मगर थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक आदमी आया और ब्रेंडा की स्कूटी को पार्क करता वहाँ से चला गया। ये दोनों माँ बेटी हैरान थी। ब्रेंडा को तो अपनी माँ को कुछ बताते भी डर लग रहा था, क्योंकि अगर लीज़ा मैडम को पता चल जाता तो कभी भी इसको ऑर्डर के लिए ना भेजती। मगर ब्रेंडा अपनी माँ लीज़ा के बहुत ही मुश्किल से दिन गुजार रही है। ब्रेंडा ने कल से यूनिवर्सिटी ज्वाइन करनी थी, जिसके लिए इसने रात को भी ऑर्डर लेना शुरू कर दिया था ताकि पैसे पूरे हो जाएं। ये दोनों माँ बेटी इस कैफ़े में एक छोटे से क्वार्टर में रहती थी, जो इस कैफ़े के पीछे बना हुआ था। ब्रेंडा अपनी स्टडी को लेकर बहुत सीरियस रहती थी। थोड़ी देर बाद सीन दूसरी तरफ गया, जहाँ माइकल मुस्कुराया था ड्राइव करते हुए। शायद ये इसने करवाया था। ये ले, आपका लॉकेट अब खुश है, मगर मेरी एक बात याद रखना, अगर ये तुमसे दूर हुआ तो तुम दोबारा वैम्पायर बन जाओगे, और मैं तुम्हारी जिम्मेदारी बिल्कुल भी नहीं लूँगा। इसलिए प्लीज़, जो 2 साल पहले कर चुके हो यूनिवर्सिटी में, अब दोबारा मत करना। अभी तो सब हैरान होंगे तेरी एंट्री पर। चार्ली ने ब्लैक चैन में एक नाम, जिस पर माइकल लिखा हुआ था ताकि किसी को शक ना हो, लिखा हुआ था, वो इसके सामने किया। तुम्हें मेरे बारे में इतना सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये तुम्हारा इशू नहीं है। और प्लीज़ अगेन इस बात का ख्याल रखना कि 2 साल पहले गुजरेगे लफ्ज़ तुम्हारी ज़ुबान पर ना आए। माइकल ने फिर से गुस्सा करना चाहा तो चार्ली ने मौजू बदला, क्योंकि वो माजी की यादें बताकर माइकल को हर्ट कर चुका था। मगर इसके लिए जानना ज़रूरी था कि वो अब दोबारा ऐसा ना करे जैसा वो पहले कर चुका था। अच्छा छोड़ो, ये बताओ कि ब्लड की ज़रूरत तो नहीं? मैं कल जा रहा हूँ हॉस्पिटल, तो अगर चाहिए हो तो बता दो। कल भी तुमने मना किया था, मगर मैं फिर भी पूछ रहा हूँ। नो नीड एंड गुड बाय, माइकल ने चेयर से उठते कहा तो चार्ली ने फिर से आवाज़ दी, रुको माइकल। माइकल ने बेजारी दिखाई। जे अंकल से नहीं मिलोगे, वो तुम्हारा पूछ रहे थे। माइकल ने तंजिया अंदाज में पीछे मुड़कर देखा। ओह अच्छा, तो याद आ गई मेरी। कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हारे डैड हैं वो? माइकल ने अपनी पट्टी बेच दी। नहीं, वो मेरे डैड। और प्लीज़ आज के बाद कहना भी मत, वरना तुम मुझे देखने को भी तरसोगे जिस तरह मैं इनको तरसा रहा हूँ। माइकल ने इस अंधेरे कमरे से बाहर रुख किया तो सामने बेला नजर आई, जो शायद चार्ली से बात करने के लिए अंदर आ रही थी। इसने बेला को इग्नोर किया और वहाँ से चला गया। अब ये क्या करने आया था यहाँ पर? बेला ने माइकल की कमर की तरफ इशारा करते कहा, कुछ नहीं, बस लॉकेट लेने आया था। चार्ली ने नॉर्मल अंदाज में कहा। ओह अच्छा, मगर क्यों? बेला सोफे पर बैठी चार्ली के पास आकर बैठी। यार मुझे क्या पता क्यों। हाँ शायद कि अब बदल रहा है इसलिए। चार्ली ने बेला के गिर्द बाजू हाइल किए। तुम्हारा मतलब कि कल से यूनिवर्सिटी आया करेगा? चार्ली, तुम्हें अच्छे से पता है ना कि 2 साल पहले क्या हुआ था? चार्ली के सीने पर सर रखती नीम सरगोशी में कहने लगी, हमें नहीं लगता कि इसके बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वो जाने और उसका बाप, हमें तो बस अपने काम से मतलब होना चाहिए। चार्ली ने बेला को बौसा दिया। नहीं चार्ली, धोखा इस लड़की ने दिया था माइकल को, इसलिए सारा ब्लेम इस लड़की को जाना चाहिए। तुम प्लीज़ माइकल को समझाओ कि अंकल के साथ वक्त गुजारा करे, इनको माफ़ कर दे। बेला को अपनी पनाह में लेकर भी वो बार बार इर्द गिर्द की बातें कर रही थी, जो चार्ली को अजीब लगा। मुझे तो लगा कि तुम्हें मुझसे आज कुछ ज़्यादा ही गिले शिकवे होंगे, क्योंकि मैंने कल वक्त नहीं दिया तुम्हें, मगर तुम तो खुश हो। चार्ली ने इसका चेहरा ऊपर किया। नहीं ऐसी बात नहीं, बस माइकल के बारे में सीरियस रहती हूँ। कल यूनिवर्सिटी ज्वाइन करेगा, पता नहीं अब आगे क्या होगा। चार्ली ने उठते बेला को अपने बाहों के हिसार में लिया और बेड पर लाकर इसको बिठा दिया, जबकि वो खुद ज़मीन पर बैठकर इसकी हाई हील्स को उतार रहा था। मैं चाहता हूँ कि हम दोनों एक दूसरे को वक्त दें, एक ऐसा वक्त जो हमें एक दूसरे के करीब करे। मैं ज़्यादा वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं रख सकता, चार्ली ने सर उठाकर कहा। तो बेला मुस्कुराई। चार्ली ने आहिस्ता से ऊपर होते बेला पर अपना साया किया, जबकि वो बैकग्राउंड के साथ टेक लगा के चार्ली ने अपनी जैकेट को उतारा और बेला की तरफ रुख किया। इसने एक ही पल में बेला को खुद में कैद किया और वक्त वहीं पर थम गया। माइकल जब से वापस फार्म हाउस आया था, तब से इसको बार बार सीनू याद आ रही थी। इसने पहली बार अगर किसी से प्यार किया था तो वो सीनू थी, मगर जब सीनू का किसी और लड़के के साथ रिलेशनशिप पता चला, तब से इसको सीनू से नफरत हो गई। मगर इंसान कभी भी पहली मोहब्बत को भूल नहीं सकता, फिर चाहे ढेरों ढेर नफरत कर लो। इसने अपना घर इसी वजह से छोड़ दिया था, क्योंकि इन सब कुछ में इसकी फैमिली का भी हाथ था।
इसने आज फुल ड्रिंक की थी। वो मुसलसल ड्रिंक कर रहा था, जैसे अगर ये नहीं तो कुछ नहीं। इसने हाथ में मौजूद शीशे के गिलास को बेसाख्ता तोड़ दिया और अपना हाथ जख्मी कर लिया, मगर इसके जख्म वक्ती थे जो चंद लम्हों बाद भर गए। उसने दिलखराश चीख से मेज़ पर पड़ी वाइन को ज़मीन पर दे मारा। वो जो अभी दर्द से चीख रहा था पागलों की तरह हंसने लगा। आई हेट यू डैड, सैम एंड सीनो, आई हेट यू ऑलवेज। माइकल ने अपने हाथ की तरफ नज़र की जो पल भर में ठीक हो गया था। माइकल ने हाथ को हवा में झटका और बेड पर आकर लेट गया। इसने आंखें बंद की और गहरी नींद में सो गया, मगर चंद लम्हों बाद इसके हाथ की रगें उभरी और स्याह हो रही थीं और वह बेखबर था। मगर कल का दिन किसी को कुछ नहीं अंदाज़ा था कि कैसा गुजरेगा। ब्रेंडा यार, कल पहला दिन है यूनी में। मैं चाहती हूँ कि कल का दिन यादगार रहे। बस ये काम जल्दी से ख़त्म कर लो, फिर अपनी तैयारी करती हूँ। ब्रेंडा कैफ़े से सफाई करते खुद से बातें कर रही थी। चलो ये तो हो गया, बस कल की तैयारी रह गई है। ब्रेंडा ने हाथ झाड़ते कैफ़े को बंद करते बाहर की तरफ क्लोज का बोर्ड लगाया। वो लाइट को ऑफ कर दिया। जल्दी से अपने छोटे से क्वार्टर में आने के बाद वो अपनी यूनिवर्सिटी की तैयारी करने लगी, क्योंकि इसकी माँ सो गई थी और वो इस वक्त अकेली जागी थी। मगर इसको कहाँ इस सब की परवाह थी। वो बहुत खुश थी, मगर अंदाज़ा नहीं था कल क्या होने वाला है।